नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एमपीपीएससी उत्कर्ष पे। और आज मैं आपके सामने उपस्थित हूं करंट और ज्योग्राफी से कोरिलेट होने वाले टॉपिक से, जो बहुत महत्वपूर्ण है, चक्रवात दाना, जो आ चुका है बंगाल की खाड़ी में और इसका अब इफेक्ट दिखने वाला है ओडिशा और वेस्ट बंगाल में। इससे बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होंगी। तो आखिरकार क्या होता है चक्रवात, कैसे बनता है चक्रवात, चक्रवात की आंख किसे कहते हैं, चक्रवात की आईवॉल किसे कहते हैं, आखिरकार चक्रवातों का नाम कैसे रखा जाता है, वैसी ऐसी ही बहुत सारी जानकारी इस पूरे वीडियो में होने वाली है। तो जुड़े रहिएगा इस पूरे सेशन के दौरान। और शुरू करते हैं कि आखिरकार चक्रवात होते क्या है, आखिरकार चक्रवात दिखते कैसे, उत्तरी गोलार्ध में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कैसे इनका मूवमेंट होता है, सदर्न हेमिस्फीयर में दक्षिणी गोलार्ध में आखिरकार इनका कैसे घूर्णन करते, कैसे ये प्रवाहित होते हैं। तो चक्रवात आखिरकार है क्या, इस चीज में बहुत सारे जो तैयारी करने वाले विद्यार्थी उनमें बहुत सारी परेशानियां होती है, पर इसमें बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है। सबसे पहले जब भी आपको मेंस में इसका इंट्रो लिखना हो, इसकी प्रस्तावना लिखनी हो, तो हमें यही लिखना चाहिए जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है कि चक्रवात एक घूमती हुई वायु राशि है। इट इज अ सर्कुलर मोशन ऑफ विंड। ये घूमती हुई वायु राशि है जो एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर प्रवाहित होती है। ये एक आपदा है, इट इज अ डिजास्टर। ये एक आपदा का स्वरूप होती है। पर जो आज हम बात करने वाले हैं, ये पूरी डिटेल करने वाले हैं, आज हम किस मुद्दे पर करने वाले हैं, तो जो चक्रवात आया है इस चक्रवात के बारे में बात करने वाले हैं। फिर हम चलेंगे चक्रवात की प्रकृति क्या होती है। तो ये जो दाना चक्रवात आया है, ये दाना चक्रवात कहां पर आया है, तो ये चक्रवात आया हुआ है बंगाल की खाड़ी में। ये बंगाल की खाड़ी से आगे बढ़ रहा है और इससे प्रभावित होंगे उड़ीसा में जगन्नाथपुरी और वेस्ट बंगाल के आसपास के इलाके। तो इसको यदि हम देखें एग्जाम के प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से, तब क्या आएगा, और यदि मुख्य परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तब क्या होगा, चलिए इसे देखते हैं। तो सबसे पहले नाम किसके द्वारा रखा गया है, दाना। तो ये दाना या डाना जो नाम रखा गया है, ये नाम कतर देश द्वारा रखा गया है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो अभी भी पूरे न्यूज के बीच में मिस चल रहा है कि ये नाम किसने दिया, तो ये नाम दोस्तों कतर के द्वारा ही दिया गया है। दूसरा पॉइंट है कि ये किस भाषा का है, तो ये अरबी भाषा का ये वर्ड है और अरेबिक भाषा में इसका अर्थ होता है एक सुंदर कीमती मोती, अ ब्यूटीफुल प्रीसियस पर्ल, इसका अर्थ दिखाई देता है। तीसरा, ये कब आने वाला है, तो ये आज के दिन आने वाला है, अभी आ रहा है। इसका डेट है 24 अक्टूबर 2024। तो 24 अक्टूबर 24 ऑफ अक्टूबर 2024 को ये आ रहा है। कहां पर इफेक्ट करेगा, तो इफेक्ट करेगा ओडिशा और वेस्ट बंगाल में इफेक्ट करने वाला है। इसकी स्पीड कितनी होने वाली है, इसकी गति कितनी होने वाली है, तो इसकी गति होने वाली है 100 से 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में, प्रति घंटे की स्पीड से ये आने वाला है। तो अब यदि इस क्वेश्चन को यदि मैं 7 मार्क के एंगल से देखूं, तो सबसे पहले 7 मार्क में साइक्लोन क्या होता है उसकी एक लैंग्वेज में उसकी एक परिभाषा लिखते और उसकी ये डिटेल यदि आप लिख दें, तो ये यहां से मेंस में एमपीपीएससी के अनुसार 7 मार्क में फुल होने वाला है, कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें आपको अच्छे नंबर मिलने वाले हैं। यदि ये 2 मार्क में आएगा तो इसके बारे में इनमें से मेन की पॉइंट को लिख दीजिएगा। इसके अलावा यदि प्रीलिम्स में आता है, यदि किसी भी वनडे एग्जाम में भी आपके आ रहा है, तो इसकी मेन फैक्ट की डेटा को आपसे पूछा जा सकता है। अब और आगे चलते हैं, जो चक्रवात डाना या दाना है ये क्या है, तो इसकी जानकारी भारत को कैसे लगी है, तो आईएमडी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है, इनके डीजी मृत्युंजय महापात्रा द्वारा इसकी जानकारी पूरे भारत में पब्लिश की गई है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका फॉर्मेशन, इसका ओरिजिन कहां पर हुआ है, तो इसका ओरिजिन हुआ है मध्य अंडमान सागर में, मिड ओशियन है ना, मिड सेंट्रल अंडमान या मिड अंडमान में इसका निर्माण फॉर्मेशन हुआ है। आखिर में ये चक्रवात का क्या इफेक्ट होने वाला है, आखिरकार क्या भारत में इससे नेगेटिव नकारात्मक प्रभाव पड़ने वाले हैं, तो मेरा आंसर है जी हां, बिल्कुल इससे नकारात्मक प्रभाव पड़ने वाले हैं। इस चक्रवात या तूफान के कारण पूरा समुद्र कैसा होने वाला है, अनस्टेबल होने वाला है, अशांत होने वाला है। इसके साथ साथ उड़ीसा के जो कोस्टल स्टेट के रीजन है, उड़ीसा के जो तटीय भाग हैं और वेस्ट बंगाल के जो तटीय भाग हैं, यहां पर इसका प्रभाव दिखेगा। फिशरीज, मछली उत्पादन या मछली पकड़ने का जो काम है, यहां पर अभी कर पाना यहां मुश्किल होगा। साथ ही साथ इसका अप्रत्यक्ष प्रभाव जो है वो बिहार और झारखंड में भी देखा जाएगा। तो याद रखिएगा, इसमें वेदर का जो चेंजेस है ये बिहार और झारखंड में भी देखने को मिलने वाला है।
अब यदि इसकी पूरी डिटेल की चर्चा करें कि चक्रवात का कैसे विकास हुआ, क्या प्रभाव होता है, यदि ये आपके साथ आ जाए तो 10 मार्कर की डिटेल पॉइंट में आपको इन पॉइंट्सों को जरूर पुट करना चाहिए। आखिरकार क्या होने वाला है, तो प्रारंभिक तूफान का निर्माण कैसे होता है, तो तूफान हमेशा या तो सागर में बनते हैं या तो महासागर में बनते हैं। नदियों के ऊपर कभी भी ये इनका फॉर्मेशन नहीं होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर फॉर्म्ड इन द ओशियन और सी। सबसे पहले ये सागर या महासागर में इनका निर्माण होता है। इसके बाद यदि इसका बात करें गहरे दबाव का निर्माण की यदि हम बात करें तो तूफान हमेशा गहरे दबाव में तीव्र हो जाते हैं। जैसे जैसे प्रेशर इनमें लो होता जाएगा, जैसे जैसे लो प्रेशर होगा उतनी ज्यादा तेजी से ये अपने आप के आकार को बड़ा करते जाएंगे, अपने आप को मजबूत करने वाले हैं। आखिरकार इनका डेवलपमेंट कैसे होता है, इनका विकास कैसे होता है, तो साइक्लोन जो है, जो चक्रवात होते हैं, जब तक ये साइक्लोन, मान लेते हैं कि ये एक साइक्लोन है, तो इस साइक्लोन का जो पॉइंट है, इसका जो केंद्र है, जिसे आई कहा जाता है, चक्रवात की आंख कहते हैं, जब तक ये चक्रवात की आंख समुद्र में है, ओशियन में है, तब तक उसे एनर्जी मिलती है और तब तक चक्रवात अपने इफेक्ट को आसपास के क्षेत्र में दिखाता रहता है। और अंत में क्या होगा इसका प्रभाव, तो इससे हैवी रेनफॉल होता है, इससे भारी वर्षा होती है और ये भारी वर्षा कई बार बाढ़ का भी कारण बनती है। तटीय क्षेत्र में अनेक प्रकार से आप अपरदन को, इरोजन को भी यहां देख सकते हैं। तो यही था इसके बेसिक पॉइंट जो आप मेंस में यदि आप लिखते तो इसमें बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ने वाला था। अब यदि ये पूरा क्वेश्चन के और आगे बढ़ें तो चक्रवात क्या है, तो किस प्रकृति का है, ये चक्रवात तो है पर कैसा है, ये अंडाकार है, वी शेप का है या गोलाकार है। तो याद रखिएगा इसकी आकृति कैसी है, तो ये सर्कुलर साइक्लोन है, स्टॉर्म है, ये चक्र गोलाकार प्रकृति का चक्रवात दिखने वाला है। क्या होगा इसमें, तो इसमें बहुत तेज हवाएं चलने वाली हैं, इसमें लो प्रेशर का क्षेत्र ये बनने वाला है और हैवी रेनफॉल, भारी वर्षा इस पूरे कारवां के दौरान होने वाला है। इसके अलावा और क्या लिख सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर हवाओं का संचलन जो प्रभावित हुआ है इस समय, ये बहुत ज्यादा प्रभाव भारत के पूर्वी क्षेत्र में दिखाने वाला है। कहां पर दिखाने वाला है, तो जो भारत है, इस भारत के ईस्टर्न पार्ट में ये साइक्लोन अपना इफेक्ट दिखाने वाला है। यहां पर हमें ये जानकारी रखनी है। इसके अलावा जो भारतीय मौसम विज्ञान है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है, जिसे हम IMD कहते हैं, उन्होंने भी ये चेतावनी दी है कि आज से 24 अक्टूबर से इस समय जो पूर्वी तट है, जैसे कि ओडिशा है, बिहार है, वेस्ट बंगाल है, झारखंड है, यहां पर आपको हैवी रेन देखने मिल सकती है, यहां पर तेज हवाएं चल सकती हैं और बाढ़, फ्लड का भी क्राइसिस हो सकता है, फ्लड यहां आ सकता है। अब वही चीज को आगे देखते हैं कि आखिरकार इसके गठन में और क्या क्या चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो चक्रवात दाना का जो विकास हुआ है या चक्रवात कैसे बना है, तो सबसे पहले चक्रवात बंगाल की खाड़ी में बना है। और ये क्यों बना है, चूंकि बंगाल की खाड़ी में अभी लो प्रेशर है, निम्न दाब का क्षेत्र है। तो आपको ये जानना पड़ेगा कि चक्रवात की उत्पत्ति कब होती है, जब उस समुद्र के क्षेत्र में लो प्रेशर हो, निम्न दाब हो या हाई प्रेशर हो। तो जब भी चक्रवात की उत्पत्ति होती है तब जलीय क्षेत्र में लो प्रेशर होना चाहिए, समुद्र का जो तापमान है वो अनुकूल होना चाहिए चक्रवात की उत्पत्ति में। अब क्या होना चाहिए, ओरिजिन में क्या होना चाहिए, अभी इसकी बात समय के साथ हम करने वाले हैं, बस आप एक के बाद एक चरण में देखिएगा। IMD क्या कहता है, IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इस चक्रवात डाना के बारे में क्या कहा है, तो चक्रवात डाना के बारे में कहा है कि ईस्ट कोस्टन क्षेत्र, जो हमारा भारत का पूर्वी तटीय क्षेत्र है, वो इससे बहुत बड़ी मात्रा में इफेक्ट होगा। इससे जगन्नाथपुरी, आपने नाम सुना होगा, पुरी, जी हां, पुरी और सागर द्वीप के बीच में ये गुजरने वाला है और इसकी रफ्तार लगभग कितनी होने वाली है, तो 100 से 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड यहां पर होने वाली है। तो ये मूल चक्रवात डाना के बारे में। अब हम बात करते हैं कि आखिरकार साइक्लोन क्या होते हैं। यदि ये क्वेश्चन आपके पास आ जाए, एग्जाम में आ जाए, 10 मार्क में, यदि MPPSC के बेस्ड पर देखें तो सबसे पहले क्या लिखना होगा,
तो सबसे पहले जब हम बड़े प्रश्नों को लिखते हैं तो सबसे पहले उसमें हमें इंट्रो लिखना होता है। और इंट्रो क्या लिखेंगे? तो इंट्रो वही लिखेंगे कि चक्रवात क्या है। यह हवाओं का एक चक्रीय प्रवाह है। इट इज अ सर्कुलर और साइक्लिंग फ्लो ऑफ विंड्स। ये चक्रवातों या हवाओं का एक चक्रीय प्रवाह दिखाई देता है, जिसके सेंटर में, जिसके केंद्र में हमेशा लो प्रेशर होता है, निम्न दाब होता है, जबकि जो परिधि होती है, जो सरकमफेरेंस है, जो बाहर का क्षेत्र है, यहां पर हाई प्रेशर होता है। और आप हमेशा से जानते हैं कि हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर आती हैं, तो उच्च दाब से जब हवाएं निम्न दाब की ओर आती हैं तब चक्रवातों का जन्म होता है और चक्रवात एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर आगे प्रवाहित होते हैं। यदि चक्रवातों को हम देखें तो यदि हम ये पृथ्वी है मान लें, ये अर्थ है हमारी, तो अर्थ के उत्तरी गोलार्ध में यदि साइक्लोन आ रहे हैं तो साइक्लोन कैसे आते हैं उत्तरी गोलार्ध में? तो ये आते हैं एंटी क्लॉकवाइज, और दक्षिणी गोलार्ध में, सदर्न हेमिस्फीयर में ये कैसे आते हैं? तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आते हुए नजर आते हैं। ये हो जाता हमारा इंट्रो। और अन्य जानकारी में वही है कि ये घूमती हुई वायु राशि है। दूसरा, लो प्रेशर से हाई प्रेशर की ओर ये चलते हुए दिखाई देते हैं। तो ये हो जाता हमारा इंट्रो। उसके बाद हम क्या करते हैं? मिड पार्ट में आते हैं, और मिड पार्ट में हम इसमें क्या लिखते कि इसका जो आकार है वो आकार 100 किलोमीटर से 100 से 2000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर तक इसका एरिया हो सकता है। आखिरकार जब भी कोई साइक्लोन आता है तो इसमें हाईएस्ट स्पीड कितनी हो सकती है? तो कोई भी चक्रवात आए तो यहां अप टू इसकी जो स्पीड है वो 300 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। और इसका जो टाइम पीरियड है, कोई भी साइक्लोन आए, किसी भी रीजन में आए, ये कितनी देर तक रह सकता है? तो लगभग ये अधिकतम मैक्सिमम 31 डेज तक, 31 दिनों तक ये किसी भी क्षेत्र में अपने आप को रख सकता है। एक साल में लगभग औसतन कितनी बार साइक्लोन आते हैं? तो एक साल में लगभग आप देखें तो 10 से 15 बार के बीच में, 10 to 15 टाइम्स के बीच में साइक्लोन्स का फॉर्मेशन होता दिखाई देता है। जब भी साइक्लोन आएंगे तो हमेशा क्या होगा? तो जब भी साइक्लोन आते हैं उससे हमेशा प्रॉपर पर्याप्त वर्षा होती है, बाढ़ की स्थिति भी निर्मित होती है। कोई भी चक्रवात हो, किस आकृति का हो सकता है? तो कोई भी चक्रवात हो, या तो ये गोलाकार होगा, सर्कुलर होगा, अंडाकार होगा, ओवल शेप में होगा, या तो ये वी शेप में होने वाला है। और जब भी चक्रवात आता है इससे वायुमंडलीय विक्षोभ के अंतर्गत इसे शामिल किया जाता है। एटमॉस्फेरिक डिस्टरबेंस के अंतर्गत इसे मेजरली इसे इंक्लूड कर दिया जाता है, क्योंकि जब भी चक्रवात आता है तापमान में विसंगतियां देखने को जरूर मिलती है। तो अभी जो मैं आपको बात कर रहा था उसी बात को मैं इस ग्राफ के माध्यम से आपको समझाने वाला हूं। यदि आपने ये ग्राफ समझ लिया दोस्तों तो आपको कभी भी साइक्लोन से रिलेटेड कभी भी कोई भी प्रश्न आपसे क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले यदि हम इसे मान लें ये 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री के ऊपर का पार्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर उत्तरी गोलार्ध है, 0 डिग्री के नीचे का रीजन दक्षिणी गोलार्ध है। तो 0 डिग्री के ऊपर यदि विंड चल रही है, पवन चल रही है, तो 0 डिग्री के ऊपर जो पवन चलती है वो घड़ी की दिशा में चलती है, क्लॉकवाइज चलती है। 0 डिग्री के नीचे जो हवाएं चलती हैं वो एंटी क्लॉकवाइज चलती हैं, घड़ी की विपरीत दिशा में चलती हैं। बस आपको यहीं पर ध्यान रखना है कि जैसे चक्रवात, जैसे पवन चलती हैं, पवनों के जस्ट अपोजिट क्या आते हैं? साइक्लोन आते हैं। यदि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में हवाएं क्लॉकवाइज चलती हैं, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो साइक्लोन है ये साइक्लोन कैसा आएगा? एंटी क्लॉकवाइज आएगा। और यदि दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं, विंड जो हैं एंटी क्लॉकवाइज चल रही हैं, तो यहां पर आने वाला जो साइक्लोन होगा, जो चक्रवात होगा, वो घड़ी की दिशा में आएगा, क्लॉकवाइज आएगा। आप दूसरी चीज को यदि मैं देके चलूं, एंटी साइक्लोन की यदि बात करूं, तो एंटी साइक्लोन बिल्कुल पवन जैसे विंड चलती हैं सेम उसी डायरेक्शन में चलते हैं। जैसे ये क्लॉकवाइज चलती हैं हवाएं उत्तरी गोलार्ध में, तो उत्तरी गोलार्ध में जो एंटी साइक्लोन होता है, ये एंटी साइक्लोन भी यहां पर आपको क्लॉकवाइज घूमता हुआ नजर आएगा। यदि दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज विंड घूम रही है, तो यहां पर भी ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता हुआ नजर आएगा। या तो आप इसे ये भी कह सकते हैं कि साइक्लोन के अपोजिट डायरेक्शन में एंटी साइक्लोन आते हैं। कैसे भाई? जैसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये आ रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो ये आता है क्लॉकवाइज। यदि यहां आ रहा है क्लॉकवाइज, तो यहां पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आते हैं।
पर यहां पर हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है वो क्या है, तो यहां पर याद रखना है कि साइक्लोन के सेंटर में हमेशा लो प्रेशर होता है और एंटी साइक्लोन जो होता है इसके सेंटर में हमेशा हाई प्रेशर होता है। इससे क्या होगा, तो हवाएं हमेशा, जो विंड्स हैं वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं। तो यहां पर जो विंड्स हैं, यहां पर जो हवाएं हैं वो सेंटर की ओर, केंद्र की ओर जाती हुई नजर आती हैं, चाहे वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हो या फिर वो सदर्न हेमिस्फीयर में हो, उत्तरी गोलार्ध की बात हो या फिर दक्षिणी गोलार्ध की बात हो। जबकि प्रति चक्रवात में, एंटी साइक्लोन में सेंटर में होता है हाई प्रेशर और सरकमफेरेंस में होता है, परिधि पर होता है लो प्रेशर। इससे हवाएं बाहर की ओर जाती हुई नजर आती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और यदि आपने ये बात को ध्यान में रख लिया तो अब आपको हर चीज साइक्लोन में समझ आ चुकी है। तो अब हम इसी चीज को और आगे लेकर चलते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में कैसे आप डिफरेंट कर सकते हैं साइक्लोन और एंटी साइक्लोन को। तो कैसे कर सकते हैं भाई, यहां पर आप यदि 7 मार्क में ये क्वेश्चन आ जाए तो आप इस तरह से इसे पुट कर सकते हैं कि इसका चक्रवात जो है, साइक्लोन जो है, इसका जो आधार है, जो इसका बेस है वो क्या है, इसके सेंटर में, इसके केंद्र में कैसा प्रेशर होता है, लो प्रेशर होता है। जबकि प्रति चक्रवात के सेंटर में हाई प्रेशर होता है, उच्च दाब होता है। परिधि पर यदि हम बात करें तो परिधि पर हाई प्रेशर होता है सरकमफेरेंस पर, जबकि यहां पर लो प्रेशर होता है। यहां पर गति 100 से 200 और मैक्सिमम 300 किलोमीटर पर आवर्स तक हो सकती है, यहां पर स्पीड बहुत कम होती है। इसका अधिकतम जो मैक्सिमम एवरेज देखा जाता है 21 दिन देखा जाता है, पर मैक्सिमम ये कितने दिन तक हो सकता है, 31 डेज तक हो सकता है। जबकि ये कंपैरेटिवली लेस, कम दिनों तक आपको देखने को मिलता है एंटी साइक्लोन। घूर्णन की बात करें, रोटेशन की यदि हम बात करें तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो साइक्लोन आता है वो एंटी क्लॉकवाइज आता है, जबकि सदर्न हेमिस्फीयर में ये क्लॉकवाइज आता है। वहीं पर इसका अपोजिट कर दीजिएगा, उत्तरी गोलार्ध में ये क्लॉकवाइज आता है, ये एंटी क्लॉकवाइज आता है। और इस ग्राफ को, जो हमने यहां ये ग्राफ बनाया था, इस ग्राफ को यदि आप यहां पुट कर दें तो सभी चीजें सही हो जाएंगी, सोने पे सुहागा वाला काम हो जाएगा। तो ये चीजों को आपने समझा कि साइक्लोन और एंटी साइक्लोन में क्या अंतर होता है। इसके बाद आपको यह भी पता होना चाहिए कि साइक्लोन के कितने डिवीजन होते हैं। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिवीजन ऑफ साइक्लोन। द फर्स्ट वन इज ट्रॉपिकल साइक्लोन, इसे उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। जबकि दूसरा होता है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, इसे टेम्परेट चक्रवात के नाम से जानते हैं। इसे एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन भी आप कह सकते हैं। तो अब उसी चीज को और आगे मैं लेकर चलता हूं कि जो साइक्लोन है, क्या केवल वो इंडिया में आते हैं या हर जगह पर आते हैं। तो मेरा उत्तर है ये हर प्लेस पर आते हैं, बस वहां पर इनका नाम चेंज हो जाता है। तो कहां पर किस नाम से जानते हैं, ये प्रीफेक्ट भी है, मेंस में 2 मार्क में भी आ सकता है। तब हम क्या लिखेंगे, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन जो टॉर्नेडो होता है, जिसकी हाईएस्ट स्पीड होती है, ये बेसिकली यूएसए और मैक्सिको में आप देख सकते हैं। दूसरा नाम होता है टाइफून। टाइफून बेसिकली जापान, साउथ दक्षिणी चीन सागर है, साउथ चाइना सी है, वहां पर आप देख सकते हैं। तीसरा जो अधिकांश बार एग्जाम में पूछा जाता है, विली विली, ये कहां आता है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के आसपास देखा जा सकता है। फिर ये नाम बहुत सारे लोग जानते हैं, हरिकेन। हरिकेन कहां आता है, तो ईस्ट पैसिफिक ओशियन, पूर्वी प्रशांत सागर में आता है, अटलांटिक ओशियन में आता है, कैरेबियन सी, कैरेबियन सागर के आसपास के रीजन में आप इसे जरूर देख सकते हैं। फिर आता है साइक्लोन, चक्रवात, जो आता है वो इंडियन ओशियन में आता है, हिंद महासागर में आता है, भारत और आसपास के रीजन में आप इसे जरूर देख सकते हैं। अब बनता है कि आखिरकार साइक्लोन कब बनेगा, किस कंडीशन में बनेगा, उसके लिए कंडीशन कौन कौन सी। तो ये वो कंडीशन है, यदि ये फुलफिल हो जाए, ये पूरा हो जाए, तो चक्रवात जरूर बनेंगे। पहला है, वहां पर बहुत बड़ी मात्रा में वाइड एंड स्टेबल सरफेस होना चाहिए, वो भी सी का, समुद्र का व्यापक और स्थिर सरफेस, समुद्री सतह होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, हमेशा तापमान 27 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए, हमेशा टेम्परेचर जो है वो 27 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए। तीसरा इंपैक्ट है, कोरियोलिस बल्ब भी इफेक्ट करना चाहिए। चौथा, हवाएं बिल्कुल भी कैसी नहीं होनी चाहिए, आप देख लीजिएगा, ऊर्ध्वाधर लंबवत रूप में नहीं चलनी चाहिए, लेवल बिल्कुल भी वर्टिकल रूप में नहीं चलनी चाहिए। और पांचवा और अंतिम पॉइंट की यदि मैं बात करूं तो हमेशा समुद्र सतह पर कैसा प्रेशर होना चाहिए, तो लो प्रेशर होना चाहिए, निम्न दाब होना चाहिए। और यदि ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो चक्रवात जरूर बनेंगे।
अब हम देखते हैं कि आखिरकार चक्रवात की संरचना में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, जो 2 मार्क में भी आ सकती हैं, 7 मार्क में भी आपके सामने आ सकती हैं। तो इनमें सबसे पहला होता है चक्रवात की आंख। चक्रवात की आंख क्या होती है? जो ये साइक्लोन है, इस साइक्लोन का जो सेंटर है, इस चक्रवात का जो केंद्र है, इस चक्रवात के केंद्र को ही चक्रवात की आंख कहा जाता है, आई ऑफ द साइक्लोन कहते हैं। तो ये कहां होता है, ये कौन से प्लेस में होता है? तो ये हमेशा चक्रवात के सेंटर में होता है, चक्रवात के केंद्र में होता है। आखिरकार इसका डायमीटर कितना होता है? केंद्र का डायमीटर, चक्रवात की आंख का डायमीटर कितना है? तो 10 से 50 किलोमीटर के बीच में इसका डायमीटर दिखाई देता है। क्या यहां हवाओं की गति तेज होती है? तो यहां पर हवाओं की गति बहुत शांत होती है, अर्थात हल्की हवाएं होती हैं। और यदि आप चक्रवात के केंद्र के ऊपर का आप बादल देखेंगे, आसमान की ओर आप नजर डालेंगे, तो यहां चक्रवात का जो केंद्र है, चक्रवात की जो आंख है, यहां पर बिल्कुल भी बादल आपको दिखाई नहीं देते हैं। आसमान बिल्कुल साफ होता है, जबकि आसपास के क्षेत्र में विध्वंस मचा होता है। आकाश कैसा होता है? तो स्काई हमेशा क्लियर होती है, साफ होती है। क्या चक्रवात के केंद्र में आई में हमेशा पानी गिरता है? तो मेरा आंसर है नहीं, या तो बिल्कुल नहीं गिरता है, या फिर कभी कभी नाममात्र का, बिल्कुल लिटिल लेस पानी यहां पर गिरता हुआ दिखाई देता है। अब आप ही बताओ, यहां का प्रेशर कैसा होगा, दबाव कैसा होगा? हाई प्रेशर होगा या लो प्रेशर होगा? तो सीधी सी बात है, चक्रवात का चूंकि केंद्र है, तो केंद्र में हमेशा कैसा प्रेशर होता है? लो प्रेशर होता है। तभी तो हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाती हुई नजर आती हैं। इसके बाद टेम्परेचर ऊपर की ओर ज्यादा गर्म होता है, नीचे की ओर धीरे धीरे जाते हैं, तो थोड़ा थोड़ा गर्म यहां पर भी दिखाई देता है। अंत में क्या इंपॉर्टेंस है? तो चक्रवात की आई से हम चक्रवात की तीव्रता का पता लगा सकते हैं। तो ये इट इज वेरी हेल्पफुल टू डिटरमाइन द इंटेंसिटी ऑफ द स्टॉर्म और साइक्लोन। ये हमें चक्रवात की तीव्रता कितनी है इसके बारे में बताता है। ज्यादातर बादल हमें दिखाई नहीं देते हैं, तो ये 7 मार्क में यदि ये क्वेश्चन आ जाए चक्रवात की आंख क्या होती है, तो मुझे आप पूरा विश्वास है कि मेरे भावी अधिकारी अब इस क्वेश्चन के आंसर को बहुत अच्छे से लिख पाने वाले हैं। अब चलते हैं चक्रवात की आंख के बाद चक्रवात के आसपास के एरिया की बात करते हैं, जिसे कहा जाता है चक्रवात की आंख की दीवार, या इंग्लिश में कहें तो कहा जाता है आई वॉल ऑफ द साइक्लोन। तो आई वॉल क्या है भाई? जिसके सहारे पानी गिरता है, जिसके सहारे आगे की वर्षा होती है, भारी विध्वंस होता है, ये वही क्षेत्र है जिसे दीवाल कहा जाता है। इसका एरिया कितना होता है? तो लगभग 15 से 60 किलोमीटर के बीच का ये एरिया होता है। यहां पर जो विंड्स हैं, यहां जो हवाएं, क्या वो शांत होती हैं? बिल्कुल शांतफुल, पीसफुल दिखाई देती हैं? तो मेरा आंसर है नहीं, यहां बहुत तेज हवाएं चलती हैं, और यहां पर स्पीड अप्रॉक्स 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यहां दिखाई देती है। क्या यहां पर रेनफॉल होगा? क्या यहां पर वर्षा होगी? तो बिल्कुल जी हां, यहां पर भारी वर्षा होती है, और सबसे तेज हवाओं को आप यहीं पर महसूस कर सकते हैं। प्रेशर कैसा होगा? तो यहां पर बेसिकली लो प्रेशर ही होगा, जो तूफान के आने का इंडिकेशन दिखाई देता है। और ये जो चक्रवात की आई वॉल है, चक्रवात की जो दीवार है, आखिरकार ये चक्रवात की आई वॉल कितने किलोमीटर ऊंचाई तक आप देख सकते हैं? तो चक्रवात की इस आई वॉल को अप्रॉक्स 15 किलोमीटर की हाइट तक ये दिखाई देती है, ऊंचाई तक इसका निर्माण हुआ दिखाई देता है। तो ये आपने जाना। आखिरकार इसके क्या इंपैक्ट होते हैं? तो देखिएगा, होलिस्टिक नॉलेज आपको चक्रवात का इस पूरे सेशन में होने वाला है कि आखिरकार जो भी चीज आए आपको जरूर बने चक्रवात से रिलेटेड। तो चक्रवात के क्या इंपैक्ट होते हैं? तो इससे जीवन और संपत्ति का नुकसान होता है, लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टीज। इसके अलावा जो अवसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर है, इस पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, बायोडायवर्सिटीज पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट, संचार और परिवहन प्रभावित हो जाते हैं, मछली पकड़ने वाले मछुआरे जा नहीं पाते हैं। इसके अलावा जो तृतीय क्षेत्र सर्विस सेक्टर है वो पूरा इंपैक्ट हो जाता है इससे। टूरिज्म, गोवा कौन जाएगा? चक्रवात यदि आ जाए तो कौन व्यक्ति गोवा घूमने जाएगा? अर्थात टूरिज्म पर इस पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, चाहे कहीं पर भी हो जाए। इसके अलावा जो बंदरगाह होते हैं, जो आप पोर्ट्स देखते हैं, पोर्ट्स पर सही काम हो नहीं पाता है जब भी चक्रवात आते हैं।
और साथ ही साथ लास्ट में जो जलीय जीवन होता है, वाटर के जो एरिया होते हैं और इसके अलावा जल से होने वाली जो बीमारियां होती हैं वो बढ़ जाती हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जब भी चक्रवात आता है तो बाढ़ आती है, बाढ़ आएगी तो मिट्टी आएगी, मिट्टी आएगी तो पानी गंदा होगा, बंदा गंदा होगा तो कहीं इकट्ठा होगा, इकट्ठा होगा मच्छर, मक्खी, सांप, नेवले, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु आएंगे और विभिन्न प्रकार की उस गंदे पानी को पीने से समस्याएं हो सकती हैं। तो ये हो गए यहां पर इसके प्रभाव। आखिरकार ऐसा क्या करें कि इस इंपैक्ट को रिड्यूस किया जा सके, चक्रवातों के प्रभावों को हम कम कर सकें? तो क्या करना है? सबसे पहले वही काम करना है जो एक पेड़ मां के नाम में हम करते हैं। क्या करना है भाई? तटों में वनों को लगाना है, बेसिकली मैनग्रोव्स को लगाना है जो समुद्र के कोस्टल रीजन में पाए जाते हैं। दूसरा है हमें उपग्रह, कंप्यूटराइज्ड मॉडल की सहायता से, सैटेलाइट की सहायता से हमें काम करना है जिससे लोगों की जान बचाई जा सकती है। तीसरा क्या कर सकते हैं? जो फसल हैं और पशु हैं इनका बीमा करना। वैसे आजकल सरकारें बहुत इस पर बल दे रही हैं और अच्छा भी है। चौथा, किस पर हमेशा ध्यान रखना है? तो रेडियो, टेलीविजन और कम्युनिकेशन के जो हमारे पास साधन है, मीन्स है, उन पर हमें फोकस करना है। इसके अलावा जो तट हैं, जो एम्बार्कमेंट्स होती हैं, इनको हमें क्या करना है? ऊंचा करना है। इससे क्या होगा? जब बाढ़ आएगी तो बाढ़ प्रॉपर अपने रीजन में बहेगा, जल है वो प्रॉपर अपने सही जगह पर बहेगा और आसपास के क्षेत्र में तबाही कम आएगी। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? फॉरकास्टिंग पर ध्यान लगाना है, पूर्वानुमान पर हमें विशेष ध्यान लगाना है। इसके अलावा मॉक ड्रिल कराते रहना है कि चक्रवात आए तभी उन लोगों को ट्रेनिंग नहीं देनी है, चक्रवात आने के पहले भी आखिरकार ऐसी कंडीशन बन जाए तो वहां के निवासी, वहां के रहने वाले लोग आखिरकार कैसा वर्क करेंगे, इसको जरूर बताना चाहिए। और लास्ट में चिकित्सा सेवाओं पर ध्यान रखना चाहिए कि आखिरकार चिकित्सा कैसे करके हम उन लोगों को दे सकते हैं। ये ग्राफ क्या बताता है? ये ग्राफ बताता है कि कहां कहां पर साइक्लोन का इंपैक्ट हमें दिखाई देता है, चक्रवात का प्रभाव कहां कहां दिखाई देता है। ये मैप यहां पर आपको बता रहा है। तो सबसे पहले कहां पर पड़ सकता है? गुजरात पे पड़ता है। इसके अलावा वेस्ट बंगाल पे पड़ता है, उड़ीसा पर पड़ता है, आंध्र प्रदेश पर पड़ता है, तमिलनाडु पर पड़ता है और लास्ट में यदि मैं बात करूं तो महाराष्ट्र पर भी इसका इंपैक्ट दिखता है। कहा जाता है कि ईस्टर्न भाग हमारा ज्यादा इंपैक्टफुल होता है, इससे ज्यादा प्रभावित होता है। बिल्कुल सही बात भी है। ठीक है, तो चलिए और भी बात करते हैं कि आखिरकार जो डाना नाम दिया गया, चक्रवात का नाम कौन रखता है? नेमिंग ऑफ साइक्लोन, चक्रवात का नाम आखिरकार कैसे रखा जाता है? तो चक्रवात के नामकरण इंडियन ओशन की यदि हम बात करें, इसमें कैसे रखा जाता है? तो इसके लिए यदि एक क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है तो इस क्वेश्चन के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन देना होगा, एक इंट्रो में हमें जानकारी देनी होगी। तो सबसे पहले इस इंट्रो का हम यूज कर सकते हैं कि चक्रवात, जिसे साइक्लोन भी कहते हैं, ये किस लैंग्वेज का? तो ये ग्रीक भाषा का वर्ड है और ये साइक्लोनस शब्द से आया हुआ है और साइक्लोनस का अर्थ होता है सांप की कुंडली। आपने देखा होगा ना कपिल शर्मा शो, जी हां वही वाला, सांप की कुंडली इसका क्या होता है? अर्थ होता है। तो ये इंट्रो में डाल दीजिएगा। और जो साइक्लोन शब्द है इसका फर्स्टली यूज हेनरी पैडिंगटन के द्वारा किया गया था। तो हेनरी पैडिंगटन ने सबसे पहले साइक्लोन शब्द का उपयोग किया था और इसको सबसे पहले जो दिखाया गया था, पब्लिश किया गया था, उस जर्नल का नाम है जर्नल ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी। तो जर्नल ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी में सबसे पहले इसे पब्लिश किया गया था। अब नामकरण क्यों करते हैं? आपके दिमाग में भी आता होगा कि चक्रवात का हर बार नाम क्यों रख देते हैं। तो इसका कारण है दोस्तों कि जो चक्रवात को ढूंढते हैं, चक्रवात की डिटेलिंग करते हैं, वो बेसिकली होते हैं वैज्ञानिक, और वैज्ञानिक द्वारा इसका एक नंबर, कोड में, तकनीकी रूप में इसका नाम दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, डाना चक्रवात का नाम रखा गया XACW253193N3। अब आप बताओ, यदि आपको न्यूज में ये चक्रवात का नाम बताया जाए, टेक्निकल वाला, क्या आप इस चक्रवात का नाम याद रख पाएंगे? चलिए, इससे पहले जो चक्रवात आया था, क्या उसका नाम याद रख पाएंगे? क्या मीडिया इसे प्रॉपर रिपोर्ट कर पाएगी? क्या आपको इसका आसानी से नामकरण याद होगा? नहीं होगा ना। यही कारण है कि वैज्ञानिकों द्वारा जो ये टेक्नोलॉजिकल, जो तकनीकी शब्द दिया जाता है, उसको सरल करने के लिए, आप सभी को सहज बनाने के लिए इन शब्दों का उपयोग किया जाता है, ताकि मीडिया आसानी से इसे रिपोर्ट कर सके, हम सब आम लोग इसे आसानी से समझ सकें। और ये जो शब्द रखे जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ये इंग्लिश के
8 लेटर से अधिक बड़े नहीं होने चाहिए। अंग्रेजी के 8 शब्दों से बड़े, अक्षर से बड़े, शब्द से नहीं, 8 अक्षर से ज्यादा के नहीं होने चाहिए। यदि 8 अक्षर से ज्यादा बड़ा कोई वर्ड दे दिया जाए तो फिर उस साइक्लोन का नाम रखा नहीं जाता, जो सबसे इंपॉर्टेंट है हिंदी के कि इंग्लिश के। तो याद रखिएगा, साइक्लोन को अंग्रेजी के 8 लेटर से बड़ा नहीं होना चाहिए, यह सबसे इंपॉर्टेंट है। अब वही देखते हैं कि चक्रवातों के नामकरण में कौन कौन शामिल है। तो वर्ल्ड में ऐसे 6 क्षेत्रीय विशेष मौसम केंद्र हैं, से 6 रीजनल स्पेसिफिक मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स हैं जो काम करते हैं। 5 उष्णकटिबंधीय चक्रवात चेतावनी केंद्र हैं, 5 ट्रॉपिकल साइक्लोन के वार्निंग सेंटर्स हैं पूरी दुनिया में जो इसके नामकरण करते हैं। इसके अलावा वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिया पैसिफिक या एशिया पैसिफिक रीजन के चक्रवात के सेंटर्स हैं। इसके अलावा हिंद महासागर में 13 ऐसे देश हैं जो इसका नामकरण करते हैं। जी हां, जो आप डाना नाम सुन रहे हैं, असना सुन रहे हैं, अभी एमपीपीएससी ने अभी 2024 के एमपीपीएससी में आपने देखा उसमें आया बिपरजॉय। तो चक्रवात तो आएगा ही आएगा, और साइक्लोन के नाम एमपीपीएससी जरूर पूछेगा। तो कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा। लगातार एमपीपीएससी उत्कर्ष से ऐसे ही आप जुड़े रहिए, हम आपको हर एक बारीक जानकारी पूरे एलैबोरेशन के साथ आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो कौन से ऐसे 13 कंट्रीज हैं जो इंडियन ओशन में इनके नाम को फॉर्म्ड करते हैं? तो सबसे पहला है बांग्लादेश, इंडिया, ईरान, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, कतर, मालदीव, सऊदी अरब, श्रीलंका और थाईलैंड, यूएई और यमन। देयर आर 13 टोटल कंट्रीज जो इसका नामकरण करते हैं। अब नामकरण कौन से करते हैं ये देखिएगा, जो आपके प्रीलिम्स में आ सकता है, जो आपके मेंस में आ सकता है लगातार। कैसे? जैसे निसर्ग नाम है, किसने दिया? बांग्लादेश। तो देयर आर टोटल 13 कंट्रीज जो इसका नाम रखती हैं। पहले से डिसाइड है कि ये नाम होने वाले हैं। अगला जो साइक्लोन आएगा, अगला जो चक्रवात आएगा, उसका नाम पहले से फिक्स है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, चाहे वो इंडियन ओशियन में कहीं भी आए, पर उसका नाम पहले से फिक्स है। जैसे अभी आपने देखा कि अभी जो चक्रवात आ रहे हैं उसका नाम आपने देखा धाना या डाना है, इसी को हमने दाना भी लिखा है। तो ढाना या दाना किसने दिया है नाम? कतर ने दिया है। इसके पहले जस्ट जो साइक्लोन आया था इसका नाम था असना, इसके पहले आया था रीमल, इसके पहले आया था मिचोंग। तो ये हर वो चक्रवात है जिसके बारे में जानना चाहिए। एमपीपीएससी ने जो आपसे पूछा वो ये पूछा था बिपरजॉय। तो बिपरजॉय कहां किसने नामकरण किया है? तो इसका नाम बांग्लादेश ने दिया था, ये आपने जानते ही थे। तो ऐसे करके नामकरण दिए गए हैं। अब अभी तो आ गया डाना या दाना, पर अगला जो चक्रवात इंडियन ओशियन में कहीं पर भी आएगा उसका नाम क्या होने वाला है? फेंगल। और फेंगल नाम किसने दिया है? सऊदी अरब ने दिया है। तो सऊदी अरब ने दिया है फेंगल नाम। अब ये चाहे इंडियन ओशियन में कहीं पर भी आए। तो अभी जो नाम आया है आपके सामने ये कौन सा है? दाना। और दाना नाम किसने दिया था? तो ये नाम दिया है कतर ने। इसके बाद जो भी आएगा अगला होने वाला है फेंगल, और ये नाम किसने दिया है? तो सऊदी अरब द्वारा दिया गया है। अब जाते जाते एक चीज और देख लेते हैं कि आखिरकार सैफिर सिम्पसन स्केल क्या होती है। आखिरकार इंटेंसिटी साइक्लोन की किससे मापते हैं? तो चक्रवात की यदि आपको तीव्रता को, उसकी इंटेंसिटी को मापना है तो उसके लिए आपको इस स्केल का उपयोग करना होगा जिसका नाम है सैफिर सिम्पसन स्केल। ये जो सैफिर सिम्पसन स्केल है ये एक रेटिंग प्रणाली, अर्थात रेटिंग दी जाती है ऐसे 1 2 3 4 5। अब क्या बताती हैं, ये क्या इंडिकेट करती हैं? तो ये एक पैमाना है जिसमें 1 से लेकर 5 तक के इंडिकेशन के नंबर हैं। 1 जो है वो सबसे कम खतरनाक है, आप देख सकते हैं ये आपको येलो रंग में दिख रहा है। और 5 सबसे डेंजरस होता है, 5 सबसे अधिकतम होता है। 1 और 2 स्केल के चक्रवातों को ज्यादा टेंशन में नहीं माना जाता, ज्यादा डेंजर नहीं माना जाता है, बट 3 4 5 सबसे खतरनाक होते हैं और 5 वाला तो बहुत खतरनाक होता है। ये जो पैमाना है ये क्या बताता है कि कितनी संपत्ति को नुकसान हो सकता है, उसकी स्केलिंग करने के लिए बेसिकली बनाया गया है। और जो 3 से लेकर 5 की रेटिंग वाले हैं, 3 to 5 वाली जो रेटिंग होते हैं ये बहुत डेंजरस माने जाते हैं, और बेसिकली हरिकेन जो है, साइक्लोन जो आते हैं ये बहुत ज्यादा प्रभावित भी
करते हैं। तो ये देखा आपने पूरी जानकारी को कि क्या होता है दाना, क्या होता है चक्रवात, इसका नामकरण क्या होता है, चक्रवात की आंख क्या है, और ऐसे ही तत्कालिक मुद्दों के लिए हमेशा जुड़े रहिए आपके अपने पसंदीदा चैनल एमपीपीएससी उत्कर्ष से। फिर से आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।